स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे फैंसी लॉन्च सिस्टम के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समस्या क्या है जो हम लोग फैंसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। बात यह कि रॉकेट जो है बहुत बड़ा होता है, यानी कि सैटर्न 5 जैसा एक सक्सेसफुल रॉकेट है तो ये बहुत बड़ा है। स्पेस शटल भी काफ़ी बहुत बड़ा था। मतलब आम लोगों की अंदाज़ा को नहीं समझ में आता कि कितना बड़ा एक सब रॉकेट्स होते हैं। ये सब जनरली समझिए एक बिल्डिंग के साइज़ का होता है और जनरली बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग के साइज़ का होता है। तो ये सब बहुत महंगा भी होता है और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हम लोग हर कोई मतलब हर देश हर कंपनी चाहती है स्पेस में जाना, लेकिन सस्ते में जाना चाहती है। कोई कंपनी जैसे अगर मान लीजिए इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस से देना चाह रही है तो उसको सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कम दाम में चाहिए, नहीं तो लुट जाएगी। जैसे कि बहुत सारे सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडर बिक चुके हैं इसी कारण से। कारण यही होता था कि रॉकेट ही इतना महंगा पड़ता था कि सैटेलाइट लॉन्च करने का दाम इतना भाग जाता था कि सर्विसेज बहुत महंगे हो जाते थे। सर्विस महंगा होता था, लोग खरीदते कम थे, कंपनी बैंक करप्ट हो जाती थी। ये बहुत के साथ हो चुका और इसीलिए स्टार लिंक किसी तरह चल पा रहा है क्योंकि स्पेस एक्स के पास वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट है। और रॉकेट इंडस्ट्री ये समझिए कि एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है जो बहुत हार्ड है सक्सेसफुली घुसना। यानी कि कोई भी नया कंपनी का स्टार्ट करना चाह रहा है तो क्या चांसेस है कि वो एक्चुअली बनेगा, सक्सेसफुल होगा और टिक पाएगा, वो बहुत कम है। तो अगर आप उसी मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ मत लड़ो जहाँ पे वो मोस्ट एक्सपीरियंस है, वहाँ लड़ो जहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी पूरे दुनिया में, पूरे प्लानट में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ढंग से रॉकेट बना सकते हैं, ढंग से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं और ढंग से आपका पेलोड डिलीवर कर सकते हैं, सिर्फ कुछ। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है। तो फैंसी ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन क्या 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 है। सबसे पहला ऑप्शन जो सबके दिल में बहुत नज़दीक है, सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट, कि भैया सीधे निकले, अंतरिक्ष में पहुंचे, सीधे आ गए, कोई लोड ही नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन है बलून से लॉन्च करना, कुछ कुछ केसेस के लिए काफ़ी अच्छा से काम करेगा। और फिर है एयर लॉन्च जो आजकल अभी काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में चल रहा है। और ये सारे जो तीन ऑप्शन हैं ये आपको दो चीज़ मार्केट में देना चाहते हैं। ये पहला मार्केट है लो कॉस्ट, इनका मेन गोल वही है क्योंकि इतना हुआ क्यों कर रहे हैं, कारण वही है कि दाम घट जाए, पर लॉन्च का कॉस्ट घटाना चाहते हैं। दूसरा, केडेंस बहुत हाई रखना चाहते हैं, यानी कि रॉकेट लॉन्च में चूंकि इतना सारा प्रोसीजर्स लगते हैं उसका टाइम भी बहुत होता है। यानी कि अगर एक रॉकेट लॉन्च किसी कारण से स्क्रब करना पड़ा, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रूज शिप आपके नो एंट्री जोन में घुस गया, आपको स्क्रब करना पड़ेगा, ठीक है आपने स्क्रब कर दिया, लेकिन तुरंत होता नहीं है कि अरे 5 मिनट रुको फिर से लॉन्च कर देंगे। ये मतलब आराम से आपका 1-2 दिन तक खिसक सकता है अगर आपके पास स्पेयर विंडो नहीं है। मतलब लॉन्च ऑर्बिट के लिए विंडो सेलेक्ट किया जाता है, अगर विंडो आपका नहीं खत्म हो गया, काम खत्म, अब वेट कीजिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या उससे भी ज़्यादा कुछ कुछ केसेस में। तो हाई केडेंस इस समस्या को सॉल्व करता है कि मतलब आपका विंडो मान लीजिए 2 घंटे का ही है, लेकिन उसके अंदर अगर आप 25 ट्राई मार सकते हैं, वो ज़्यादा आपको सेफ्टी देता है। तो ये सब फैंसी ऑप्शन के पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो अब एक एक समझते हैं ऑप्शन को, यानी कि सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट। यहाँ पे आइडिया ये है कि कोई स्टेजिंग नहीं होगा, कोई भी चीज़ को फेंका नहीं जाएगा और डिस्पोजेबल नहीं होगा। यानी कि ये सीधा सीधा जैसा हम लोग साइंस फिक्शन में देखते हैं, मतलब शिप के अंदर बैठा, शांति से ऑर्बिट में गया, ऑर्बिट में अपना काम किया, शांति से आ गया, कोई हुआ नहीं, कोई तिकड़म नहीं, बस एरोप्लेन जो समझिए अंतरिक्ष तक जाता है। लेकिन हिसाब यह है कि धरती जो है ना, कहता है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? धरती बहुत गहरा है, यानी कि ग्रेविटेशनल वेल जो है हम लोग का बहुत ज़्यादा गहरा चला जाता है। कितना गहरा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काफ़ी गहरा है। मतलब मार्स पे आप किसी तरह कर सकते हैं, मून पे तो हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन धरती में बोलता है भाई नहीं, ग्रेविटी बहुत है। दूसरा, आपको ग्रेविटी से लड़ने के लिए चाहिए फ्यूल। फ्यूल के पास प्रॉब्लम है कि हमारा जितना भी फ्यूल है सब बहुत कमज़ोर है। यानी कि जैसे आप सोच लोगे कि केरोसिन लेते हैं, RP1 जो कि समझिए जेट फ्यूल का बड़ा भाई है, बम बम पावर है, चलो ठीक है, लेकिन उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए ढंग से जलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो यानी आपका केरोसिन का टैंक कितना होगा साइज़ के हिसाब से, और ऑक्सीजन टैंक ये बड़ा हो जाएगा। ये आप स्पेस शटल में भी देख सकते हैं कि स्पेस शटल का जो मेन ऑरेंज टैंक है उसमें ये हाइड्रोजन है और इतनी सुन ऑक्सीजन है। तो वैसे हमारा फ्यूल जो है, लिक्विड फ्यूल जो वन ऑफ दी बेस्ट है, उसमें डेंसिटी उतना है ही नहीं। रॉकेट तो मतलब सॉलिड तो और भी कमज़ोर है और लिक्विड किसी तरह चल पाता है, लेकिन लिक्विड भी बहुत डेंस नहीं है। तो हमारा फ्यूल में उतना पावर ही नहीं कि धरती का ग्रेविटेशनल वेल से लड़ के जीत सकें। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनी ने मेहनत किया है। जैसे यूएस का ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट स्मॉल स्केल बना लिया गया था, लेकिन इसको कैंसिल किया गया। कारण यह था कि बिहाइंड शेड्यूल चल रहे थे और बात था कि बहुत सारी चीज़ों को करना था। और हिसाब ये बन रहा था कि क्लेम कर दे रहे थे कि हो जा रहा था, बट सबको लगने लगा था प्रोजेक्ट में कि भाई चांसेस कम है, क्योंकि ये बहुत पहले मतलब समझिए स्पेस शटल जिस टाइम चल रहा था उस 1992 1998 के आसपास में इसका डिज़ाइन चल रहा था। तो था कि लोगों को लग रहा था भाई शायद नहीं हो पाए, तो इसका कैंसिल किया। मतलब ये था कि ऑलमोस्ट 1/5 स्केल मॉडल एक्चुअली बनाया गया था जो 95% तक कंप्लीट हो चुका था। मतलब एक्चुअल मॉडल बनाया गया था, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ CG रेंडर, मतलब एक्चुअल पीस बनाया गया, मतलब
रॉकेट साइंटिस्ट ऐसे डेवलप कर रहे थे इसको जैसे कि ये चीज़ है जैसे हमें बनाना है। तो हिसाब वही रहा कि R&D कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। R&D कॉस्ट जैसे कि स्काइलॉन है जो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, उसने ये इंजन डेवलप किया। ये इंजन का तिकड़म ये है कि ये एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर देता है, यानी लिक्विड फॉर्मेट में डलता है। ऐसा क्यों? ताकि फ्यूल अच्छे से जला सके। ऑक्सीजन की कमी है, फ्यूल तो आप हाई डेंसिटी निकाल सकेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो एटमॉस्फेयर से जब गुजर रहे हैं तो ये लिक्विड कर देगा। साइड इफेक्ट, ये बहुत महंगा इंजन है। ये मतलब इसमें जो जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी इनको कि हीलियम का इस्तेमाल करके ये किसी तरह कूल करेगा। फिर इनको हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन ही इतना कूलिंग पावर रखता है कि आप हाइड्रोजन में एनर्जी डंप कर सकें। फिर हाइड्रोजन बॉयल ऑफ होगा, उसको इंजन में डालेंगे, टर्बो का, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। वन ऑफ मतलब इतना इसका कॉम्प्लेक्सिटी है कि इतना मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ उसको डेवलप करने में लग गया। ये मतलब ऑलमोस्ट उस लेवल पे है कि जहाँ पे भैया रॉकेट इंजन सस्ता बनता है और सस्ते में बना के निपटा दो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ता है और ये हर प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है, चाहे वो वेंचर स्टार हो चाहे स्काइलॉन हो, हर के साथ यही आ रहा है कि फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, बस ये कह रहा है कि जितना आपको खर्चा देना पड़ेगा R&D के लिए, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, R&D में जो लगेगा वो आपका कॉस्ट कंपेटिटिवनेस खत्म कर देता है। यानी कि आप बना भी लोगे और मान लो पर लॉन्च का कीमत भी कम हो जाता है, लेकिन आप फिर भी लूट जाओगे क्योंकि आपको R&D का पैसा तो देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी खूब मेहनत करती है, खूब R&D करके एक मोबाइल फ़ोन बनाती है जो $100 में बना लेती है और उसे 500 में बेचती है। तो ऐसा थोड़ा कि सिर्फ वही देखना है उनको ये देखना जो R&D के लिए उधारी उठाए थे, लोन उठाए थे, वो भी पे करना पड़ता है। तब पता चलता है कि ये लॉसी प्रोडक्ट है। तो ये सब के साथ हमेशा यही आता है कि R&D इतना लगेगा कि ये कॉस्ट कम्पिटिटिव सिंपल रॉकेट से नहीं हो पाएगा और फाल्कन 9 तो इसको जूता चप्पल से धो देगा। और फिर यहाँ पे ये समझिए कि बहुत बड़ा बड़ा रॉकेट है, जैसे कि ट्रू स्केल में अगर नापना जाए तो 37 मीटर टोटल स्टैक हाइट है समझिए स्पेस शटल का, और आपको 83 मीटर चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब जंबो जेट सब छोटा लगने लगे, इतना बड़ा इनको ये मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ हो जाएगा और बहुत छोटा पेलोड ले जा पाएगा। यानी कि अगर 83 मीटर समझें तो समझिए समझिए स्टारशिप के साइज़ पर पहुँच रहे हैं, और स्टारशिप से बहुत कम पावर है इसके पास कैरिंग कैपेसिटी। तो हिसाब वही रहता है कि बहुत बड़ा बना के बहुत छोटा चीज़ आप ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। अगर प्रोपोर्शन में देखें तो हिसाब वही रहता है कि उतना पैसा भी लगाए, उतना बड़ा इक्विपमेंट भी बनाए। और जैसे स्काइलॉन के केस में है कि इनको रनवे चाहिए जो बहुत फ्लैट हो। रनवे फ्लैट बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बनाते हैं टाइम फ्लैट रहता है, लेकिन जैसे प्लेन लैंड करता है उस जगह पे डिप बन जाता है। तो अगर आप कभी भी टेलीफोटो लेंस से लिया गया रनवे का फोटो देखें देखें रनवे तो ऐसे ऐसे उड़ 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 किया हुआ, कारण वही जहाँ पे प्लेन लैंड करता है वो जगह धंसने लगता है। लेकिन वो काफ़ी मतलब नॉर्मल प्लेन को बनाया जाता है कि काफ़ी उटपटांग एयरपोर्ट को हैंडल कर ले, और रनवे को जनरली उतना मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन बात है इस तरह का ये मार्क स्पीड पे चलेगा रनवे पे, तो इसको एक तो बहुत लंबा रनवे चाहिए, दूसरा बहुत फ्लैट रनवे चाहिए, जो कि दाम इतना बढ़ा देगा कि भैया घूम फिर के लॉन्च पैड बना लो, सस्ते में निपट जाता है। तो हिसाब वही आता है, घूम फिर के ये सारे डिज़ाइन में एक ही चीज़ आ रहा है कि R&D कॉस्ट भावनाओं में बह जा रहा है और बहुत बड़ा चीज़ बना के बहुत छोटा चीज़ आप कैरी कर पा रहे हो। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये सब में से जितने भी रनवे का रिक्वायरमेंट है वो रनवे का रिक्वायरमेंट अकेले बोलता है सर इसे आप बंद कर दो ये प्रोजेक्ट। इसीलिए बार बार आप सोच सुनते हो कि ये कंपनी बना रही है वो कंपनी है, लेकिन कभी नहीं रही। जैसे स्काइलॉन को सुनते सुनते मुझे 10 साल हो चुका है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और ये तो मतलब फिजिकल में बनाया गया है, मतलब एक एक्चुअल चीज़ है जो आप देख सकते हैं रियल लाइफ में और काम करता है, टेस्टिंग भी किया गया। लेकिन कभी कोई इसको क्यों नहीं बनाया? जैसे कि आप सामने मुंह खोल के बोलिए कि भाई हमें 83 मीटर का क्राफ्ट बनाना है, वो बोले भाई क्षमा करो हमें। तो कारण वही रहता है कि SSTO धरती की ग्रेविटी अलाउ नहीं करती है इफिशिएंटली करना। हमारे पास अगर मान लीजिए कल को कोई मैजिक फ्यूल आ जाता है जिसका डेंसिटी अति बम बम है तो बात होगा, लेकिन वैसा फ्यूल फिजिक्स में अलाउ नहीं होता है, पता है, पूरा पीरियोडिक टेबल्स को स्टडी करके देख चुके हैं, तो नहीं होने वाला। तो वही है कारण, SSTO चांसेस बहुत कम है। हाँ, कल को हो सकता है मान लीजिए कंपनी किसी तरह रोध होकर बना भी ले और कुछ लॉन्च कर भी ले, लेकिन क्या रॉकेट को रिप्लेस करेगा? वो नहीं होने वाला। तो ये हुआ SSTO वाला फैंसी ऑप्शन हटा दिया। अब बात करते हैं रकून का, यानी कि रॉकेट बलून के बारे में। तो यहाँ पे हिसाब था कि हाई क्वालिटी जो वेदर बलून्स आते हैं ये काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट रॉ वैक्यूम पहुंच रहे हैं। यानी कि अब आपको जो रॉकेट है उसका नोजल को वैक्यूम ऑप्टिमाइज करना होगा, ना कि सी ऑप्टिमाइज। तो ये वैक्यूम ऑप्टिमाइज बनाने का ये फायदा रहता है कि उस नोजल का मतलब उसमें इफिशियंसी बेस्ट रहेगा हर ऊंचाई पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से वो अगर वैक्यूम ऑप्टिमाइज है और ऊपर और वैक्यूम है तो एकदम बम बम काम करेगा। और मतलब समझिए एटमॉस्फेयर से लड़ाई नहीं कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर से लड़ाई करने का मतलब होता है कि आप देखेंगे रॉकेट में कि रॉकेट में फेयरिंग क्यों दिया जा रहा है। कारण ये कि आप जिस स्पीड से ऊपर जा रहे हो आपका शॉक वेव बनेगा, वो आपका पेलोड को उड़ा देगा। तो इसीलिए उसको फेयरिंग के अंदर रखा जाता है कि प्रोटेक्ट करना है। स्पीड के लिए नहीं करना पड़ता उसको, सिर्फ एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए करना है। इसलिए देखिए जब अपर स्टेज एटमॉस्फेयर क्लियर कर देते हैं यानी 20-30 किलोमीटर के आसपास आ जाता है तो शांति से फेयरिंग हटा दिया जाता है, उसका डेड वेट हटा देते हैं, उससे रॉकेट और इफिशियंट हो जाता है, बम बम ऊपर चला जाता है। लेकिन आप लड़ाई कर रहे हो तो फेयरिंग को हटा देने का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि वेदर बलून बहुत धीरे धीरे उठता है। तो उसको ऐसा नहीं कि उसको लड़ाई करना है, उसके लिए आप सिंपल एक वेदर कवर रख दीजिए कि बारिश उरिश से अगर गुजरा है तो ये पेलोड खराब ना हो।
उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये है कि भैया ये लार्ज पेलोड के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वेदर बलून लिफ्टिंग गैस का इस्तेमाल करके चलता है, और लिफ्टिंग गैस सबसे इफिशिएंट रहता है हाइड्रोजन, और उसको है कि लो एल्टीट्यूड पे वो सबसे इफिशिएंट है, यानी कि एटमॉस्फेयर आपको दबा रहा है तभी आप ऊपर जा पा रहे हैं। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर आपके नीचे चला गया तो आपको ऊपर पुश पावर खत्म हो जाता है। तो यानी कि अगर आप बड़ा वेदर बलून बनाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं, वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो मतलब चला जाएगा, ज़मीन से उठ जाएगा, लेकिन वो आपको 20 किलोमीटर नहीं जा पाएगा, 3-5 किलोमीटर्स में है उसकी बैंड बच जाने वाली। तो एक फिजिकल लिमिट बन जाता है कि आप बहुत ज़्यादा टनेज नहीं कैरी कर सकते। तो साइड इफेक्ट ये होता है कि फाइनल पेलोड जो आप ऑर्बिट में डाल रहे हैं वो बहुत कम होगा। ये समझिए कि बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। रकून जो नाम है, ये नाम वैन एलन ने बनाया हुआ है, मतलब बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्चुअल सक्सेसफुल हुआ भी, लेकिन पेलोड साइज़ बहुत कम था। मतलब 10 kg का भी अगर कुछ लॉन्च कर दें वो भी बहुत बड़ी बात होगी, यानी क्यूब सैट भी इसके लिए बहुत मुश्किल से हो सकता है। और घुमा फिरा के अभी भी आपको मल्टी स्टेज रॉकेट आपको डालना ही पड़ेगा, यानी कि ये ऊपर ले जा रहा है तो आप जैसे ये देख रहे हैं, तो इसमें ये मतलब एक कंपनी का डिज़ाइन था कि इसमें एक रिंग मतलब रिंग स्टेज था, यानी कि आउट का रिंग है वो फायर किया, फिर उसको ड्रॉप किया, फिर सेंटर रिंग फायर किया, फिर उसको ड्रॉप किया, ऐसे करके 3-4 स्टेज कर रहे हैं। जब आप उतना कर ही रहे हो तो शांति से सबको बड़ा ना करके मतलब यही समझे, घूम फिर के हिसाब बात वही आता है कि रॉकेट सिंपल चीज़ है, फ्यूल टैंक है, इंजन है, लॉन्च करना है, स्टेजिंग करना है। यहाँ पे आप वो सारा काम कर रहे हो, बस उसे हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके कर रहे हो, और कोई खास फायदा नहीं पड़ा, क्योंकि मेन आपका खर्चा आएगा इंजन से, फ्यूल टैंक से, वो तो आप अभी भी लगा रहे हो। अब बस आप उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दे रहे हो कि भैया ज़्यादा बड़ा नहीं डाल सकते, ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते। तो ये कंपनी, ये आइडिया भी जनरली घूम फिर के फ्लॉप निकल जाता है। कारण वही है कि ये दाम बहुत महंगा पड़ जाता है। और मैंने क्या लिख दिया भाई। अब बात करते हैं अभी एक जो ताज़ा न्यूज़ चैनल में खूब चल रहा है, एयर लॉन्च सिस्टम। एयर लॉन्च में है कि भैया हम जंबो जेट खरीदेंगे और इसे हाई स्पीड पे हाई एल्टीट्यूड ले जाएंगे, और कुछ कुछ केसेस में हाई कैपेसिटी प्लेन्स के बारे में भी बात किया जा रहा है जो कि मार्क स्पीड पे चलेगा। ये सब सब सोनिक है, और कुछ कुछ केसेस में डिज़ाइन काम किया जा रहा है जो सब मतलब सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक तक जा सके, यानी मार्क 4 या मार्क 5 तक जा सके। तो घूम फिर के साथ ये आता है कि ये आइडिया भी जनरली पिट जाता है। कारण वही है कि जंबो जेट कोई मार्केट में मिलने वाला चीज़ नहीं है, ये बहुत महंगा होता है। जंबो जेट करोड़ों करोड़ में बनती है, और सोचिए पूरी दुनिया में घुमा फिरा के 2 ही कंपनी है जो ढंग से जंबो जेट बना सकती है। प्लेन बनाने वाली बहुत कंपनी है, छोटे छोटे प्लेन तो कई 100 कंपनी बनाती है, लेकिन ढंग का जंबो जेट जिस पे आप बड़े रॉकेट कैरी कर सकें, उतना कैपेसिटी सिर्फ बोइंग और एयरबस के पास आता है ढंग से। और मतलब मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हों, लेकिन उनका दाम तो और बढ़ जाएगा। तो घूम फिर के हिसाब ये था कि आपका स्टेप 1 ही बहुत महंगा है, बाकी स्टेप का छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपका स्टेप 1 नहीं आप लूट गए। और फिर घूम फिर के ये भी वही प्रॉब्लम आ जाता है कि भैया ये ज़्यादा हैवी लोड नहीं ले सकता। जैसे कि ये प्लेन था, डुअल इंजन था, तो इसका पेलोड कैपेसिटी काफ़ी कम था। ये क्वाड इंजन है, यानी जंबो जेट है, जंबो जेट में थोड़ा सा ये बड़ा रॉकेट कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है। यानी कि जैसे स्टारशिप आप बनाना चाहते हैं तो जितना बड़ा आपको बनाना है बनाइए, आप एसएलएस बनाना चाहते हैं जितना बड़ा बनाना है बनाइए, जब तक आपका लैंड इक्विपमेंट उसको कैरी कर सकता है कोई उसको दिक्कत नहीं, आपको हवा में नहीं ले जाना। लेकिन ये सबको प्लेन का, पहली बात ये सब नॉर्मल प्लेन को ये करना चाहते हैं कि ठीक है हमने ये प्लेन खरीदा और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया, तो ये सब प्लेन का एक लिमिट है ना, अपर लिमिट, कि वो कितना टन कैरी कर सकता है, और उतना टन में आपको फ्यूल रॉकेट सब चीज़ करना है। बस आपको ऐसे ही होगा कि थोड़ा सा वैक्यूम ऑप्टिमाइज, और यहाँ पे पूरा वैक्यूम ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड नहीं जाता है। तो घूम फिर के हिसाब ये आता है कि ये ज़्यादा मतलब पेलोड नहीं कैरी कर सकता, पेलोड टू ऑर्बिट जो है बहुत कम होता है। घूम फिर के हर में यही है। तो और जंबो जेट कोई सस्ता चीज़ नहीं है, और जंबो जेट का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। यानी कि जंबो जेट अगर आपका लैंड कर रहा है तो हर एयरपोर्ट में होता है कि पूरे का पूरा एक स्टाफिंग क्रू लगता है जो बैठ के उसको एक एक चीज़ चेक करता है ताकि वो सेफ रहे। और जितना बड़ा प्लेन, जितना ज़्यादा कैपेसिटी वाला, उतना ज़्यादा फजीयत रहेगा। जैसे कि एयर मतलब 747 के लिए एक्स अमाउंट क्रू लगेगा, आपको 3x लग जाएगा एयरबस A380 को मेंटेन करने के लिए। तो ये बहुत सीरियस बात रहता है कि घुमा फिरा के हर कंपनी ट्राई की। जैसे कि आप वर्जिन गैलेक्टिक को सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, वर्जिन गैलेक्टिक ने अपना एयर लॉन्च सिस्टम पे रॉकेट बनाया। जेफ बेजोस ने अपना ब्लू ओरिजिन में एक सिंपल रॉकेट बनाया जो शांति से ऊपर जाता है। जेफ बेजोस का देखिए 3 बार लॉन्च कर चुके हैं, ये एक बार लॉन्च किया उसके बाद बैठे पड़े हैं, है ही नहीं उनके पास कैपेसिटी लॉन्च करने का। घूम फिर के यही वही आ जाता है। तो ये क्या इसका इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल है एंटी सैटेलाइट वेपन के लिए, यानी कि अगर आपका फाइटर जेट में बम पावर है तो आप उसमें एंटी सैटेलाइट वेपन लगा सकते हैं जो जाके सैटेलाइट फोड़ दे, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, छोटे सैटेलाइट्स के केस में आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये सारे फैंसी ऑप्शंस को देख के आपको एक ही चीज़ समझ में आए, घूम फिर के रॉकेट सबसे सिंपल है, यानी कि काम करता है, यानी कि दाम कम रखता है। और आने वाले टाइम में स्पेस में सिर्फ वही टिक पाएंगे जिनका बजटिंग ठीक है। स्पेस में जाना बहुत आसान काम है, मतलब समझिए 1969 से जा रहे हैं, जाना बहुत आसान है। बजट में जाना मतलब समझिए मुश्किल काम है, क्योंकि जब युद्ध चलता है तो पैसा फ्री का आता है, लेकिन जब भी युद्ध खत्म हो जाता है फिर पैसा खत्म होने लगता है। तो उस टाइम में अगर टिकना है तो आपको मनी इफिशिएंट होना होगा। और ये तीनों ऑप्शन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, घूम फिर के यही आता है, ये तीनों मनी इफिशिएंट नहीं है। फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग रोग आके कर भी देगा, लेकिन घूम फिर के इससे क्या आप कभी
बोलिए स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, नहीं वो नहीं होने वाला। वो आपको न्यूट्रॉन कर सकता है, वो आपका फाल्कन 9 कर सकता है, वो आपका एसएलएस कर सकता है, वो आपका स्टारशिप कर सकता है। ये सब नहीं कर सकते। जितने भी फैंसी ऑप्शन है सब घूम फिर के एक सपना दिखाते हैं कि हम सस्ते में कर देंगे। जब भी बनाने जाते हैं घूम फिर के यही होता है कि भैया पिट जाओगे, उससे सस्ता तो आपका इलेक्ट्रॉन रॉकेट दे रहा है, उससे सस्ता तो आपका राइड शेयरिंग फाल्कन 9 में हो जा रहा है। तो समझे, घूम फिर के यही आता है कि एक रॉकेट सिंपल सिस्टम है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये सारे फैंसी ऑप्शन सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये कर देंगे, प्लेन से लॉन्च कर देंगे। मतलब अगर डेल्टा वी का आप कंपैरिजन देखें, कितना डेल्टा वी चाहिए और कितना डेल्टा वी आप ऐड कर रहे हो, वो परसेंटेज में भी नहीं आता, बहुत छोटा परसेंटेज है। हाइट उसको 500-600 किलोमीटर जाना, आप 20-30 किलोमीटर पर रो रहे हो। तो हिसाब ये रहता है कि एयर लॉन्च भी इसी कारण से फ्लॉप हो जाता है, बलून लॉन्च भी फ्लॉप हो चुका है। और मतलब सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट तो सिर्फ R&D का पैसा खाता है, उसके सिवा तो आज तक कभी डेवलप ही नहीं हुआ है। और धरती का ग्रेविटी शायद अलाउ भी नहीं करे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फैंसी लॉन्च ऑप्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा भला होगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, नहीं पसंद आया, नहीं मजा आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।